एबीपी न्यूज पर कोरोना वर्सेस इंडिया जारी है। देश के बड़े डॉक्टर्स लगातार आपको बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ें। और इस सेशन में, इस घंटे में हम बात करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर का कसूरवार आखिर है कौन। और हमारे साथ डॉक्टरों का जाना माना पैनल मौजूद है। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कुणाल सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चीफ कार्डियक सर्जन, मेडिका अस्पताल कोलकाता और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हेमेटोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर हरीश शाफले साहब, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर भार्गव, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा और टू द पॉइंट मेरा सवाल है, ये जो दूसरी लहर आई और दूसरी लहर के बाद देश में जो हालात बने, जिम्मेदार कौन है सर? सरकार, जनता, हमारा हेल्थ सिस्टम, आखिर है कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, इसमें दो पहलू समझना आवश्यक है। इसमें हम डिसेक्ट आउट करना चाहते हैं अगर चीजों को, तो एक पहली चीज है हमारी कम्युनिकेशन जो है। सरकार की तरफ से फरवरी में कम्युनिकेशन ये था कि कोरोना को हमने हरा दिया है, आप कोरोना से मत डरिए, कोरोना के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ में वैक्सीनेशन की जो प्लानिंग थी, जो आज तक लगता है कि सिर्फ हमारी प्लानिंग थी कि हम 30 करोड़ लोगों को लगाएंगे, क्योंकि 8 अप्रैल को हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हेल्थ सेक्रेटरी ने ये बोला था कि जिसको नीड है उसको देंगे, डिमांड पे नहीं देंगे। तो इसका मतलब सरकार के पास ये मुद्दा बिल्कुल क्लियर था कि हम सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। इसके साथ में पब्लिक भी एट लार्ज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक ने ये सोच लिया, जिस प्रकार से इलेक्शन हुए, कुंभ हुआ और जिस प्रकार से मार्केटों में भीड़ चल रही थी मार्च के महीने में, तो सबने ये सोचा कि हमने कोरोना को हरा किया है। तो इसीलिए ये मिला जुला परेशानी है। पर सबसे बड़ी अगर कोई गलती रही है तो वो कम्युनिकेशन की गलती रही है, ट्रांसपेरेंसी की गलती रही है, फॉरवर्ड प्लानिंग की गलती रही है, क्योंकि हम ये अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि किस प्रकार से सेकेंड वेव इतनी भारी हम सबके लिए पड़ जाएगी, जबकि इंडिकेशन वर्ल्ड से थे। साथ ही में जो प्लानिंग की व्यवस्था थी, ब्राजील के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। ब्राजील में ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, इटली में ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, उसके साथ भी हमने कुछ नहीं सीखा। तो जिम्मेदार तो सभी लोग हैं, चाहे भले ही वो प्रशासन हो, शासन हो या लोग हो, सभी मिलके ही इस परेशानी के सब भागीदार हैं। सबको अपने अपनी दायित्व उठाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगली वेव ना आए। देखिए, अभी भी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि दूसरी वेव अभी खत्म नहीं हुई और हमने तीसरी वेव का डर पैदा कर दिया। इसकी क्या परेशानियां थी मैं नहीं समझ सकता, और क्या जरूरत थी आज जब कल 4 लाख केसेस से प्लस आए हैं और 4000 लोग बढ़ रहे हैं। इस समय सेकेंड वेव को सुधारने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, रादर देन थर्ड वेव के बारे में चर्चा करके लोगों को पैनिक करवाने की। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। डॉक्टर सरकार, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आपने पूरी बात सुनी जो कुछ डॉक्टर भार्गव ने कहा, और बहुत सही पॉइंट्स उन्होंने उठाए। मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ रहा हूं सर, वो तमाम कमियां तो हैं, लेकिन हमारे देश में रोज 4 लाख मामले आ रहे हैं। आज भी 4,14,188 मामले आए हैं। क्या हमारा हेल्थ सिस्टम वाकई इतना स्ट्रांग है कि इतने मामले रोज आते रहेंगे और हम उनको कैटर कर लेंगे, उनको इलाज मुहैया करवा देंगे, अगर वक्त रहते इन चीजों को हम रोक नहीं पाए तो? देखिए, जैसे डॉक्टर भार्गव ने बताए हैं, बहुत सही बताए हैं, उन्हें बहुत सही बताया है, लेकिन उसके साथ एक बात हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो है कि ये जो हमारे वायरस वाली बात है ना, कि वायरस उनका रुख पलट रहा है, वेरिएंट्स आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारे नज़र का बाहर में रहा। हम लोग जब जनवरी फरवरी में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज थे जो ऐसा छोटे छोटे वार्निंग गवर्नमेंट के पास भेज रहे थे, वो भी ये सब इलेक्शन में वहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड रहे, उसमें हम ध्यान नहीं दिए। अभी का जो सिचुएशन है, देखिए, हमारे जितना ऑक्सीजन प्लांट वगैरह वगैरह आ रहा है, वो हमारा एक्चुअल काम में आएगा अगले बार के लिए, इस बार के लिए नहीं, अगले बार के नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी जो कर सकते हैं कि आइदर नेशनल तरीका से, नहीं तो स्टेट वाइज तरीका से, अभी बहुत सारे हर स्टेट में हम जितना इलाज कर सके, हमारे इलाज करने का जो क्षमता, वो हमारे इन्फेक्शन का क्षमता उससे कहीं ऊपर से चल रहा है जी। तो अभी जगह जगह में हम लोग को रेस्ट्रिक्शन करके, कोविड अप्रोप्रिएट जो सावधानी है वो करके, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को इलाज करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी हम लोग एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर में हम लोग कभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन देके इसको कंट्रोल में नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, हमारे आपके जो सतर्कता
और उसके साथ वैक्सीनेशन। लेकिन जितने भी मरीज अभी हमारे सामने आ रहे हैं, अभी 25 से 30% मरीज का सही इलाज नहीं हो रहा है। तो हर कोई मिलके इसको सुधार करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं डॉक्टर चाफले। मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखे गए, लेकिन तारीफ भी अब उनकी हो रही है कि जिस तरीके से उन मामलों को उन्होंने कंट्रोल किया। मैं ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूं। आखिर बेसिक कमी हमारे सिस्टम में क्या रह गई कि हम लग रहा था कि हमने लगभग रोक लिया है चीजों को और फिर सब कुछ आउटबर्स्ट हो गया। जो ये आउटबर्स्ट हुआ है अभी और सेकेंड वेव जो स्ट्रांगली चल रही है, सो मैं इसके लिए मेन तो पब्लिक बिहेवियर को ब्लेम करना चाहूँगा। लोग ऐसा बिहेव करने चालू हो गया था कि कोरोना ख़त्म हो गया है, देयर इज़ नथिंग लाइक कोरोना नाउ। पीपल हैव स्टॉप टेकिंग प्रिकॉशंस एंड जो भी बेसिक चीज़ें थी जैसे मास्क वियरिंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ फॉलो नहीं हो रहा था। और इसके साथ दूसरा मतलब पब्लिक गैदरिंग्स, जो सेलिब्रेशंस चालू हुए, जो वेडिंग्स हुए, जो मंदिर खोले गए और उसके साथ जो पीपल ने उसके वहाँ पे लाइन लगाना शुरू कर दिया। सो ये सेकेंड वेव वाज एक्सपेक्टेड एंड इट हैज़ हैपेंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इंडिया में थोड़ा सा डिले था उसका, और वो डिले के वजह से पब्लिक का ऐसा हुआ कि ये ख़त्म हो गया है, इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिए। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ द रीज़न व्हाई सेकेंड वेव हैज़ कम। ये तमाम वजह गिना रहे हैं डॉक्टर चाफले हमारे साथ। डॉक्टर भार्गव, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ कि अब जो स्थिति है हमारे देश में, खास करके जिस तरीके से जितनी संख्या में रोज मरीज आ रहे हैं हमारे पास, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं हम उनको लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही सर और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद थर्ड वेव को लेकर आपने भी शंका जाहिर की कि अभी नहीं बात ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब बात हो गई है, तो उस स्थिति में हम थर्ड वेव का सामना कैसे करेंगे सर? देखिए सर, 135 करोड़ की जनसंख्या है। सिंपल सी बात है, जब ऑडिट होगा इन सब का तो मैं आज आपके चैनल से बोलूंगा कि हम इसमें से 60 से 70% लोगों को बचा सकते थे अगर हमारे पास बेड और ऑक्सीजन होती तो। 135 करोड़ में 1 लाख केसेज आए, 5 लाख केसेज आए, 10 लाख केसेज आए, कोई भी सेक्टर हो, अमेरिका हो, इटली हो, यूके हो, इतने बड़े नंबर्स को केटर नहीं कर सकता। तो बहुत सारे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बहुत बार ये बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको थर्ड वेव बचानी है तो बहुत सिंपल रास्ता है, वो है ट्रीटमेंट का रास्ता नहीं है, वो रास्ता है प्रिवेंशन का, जिसका मतलब है वैक्सीनेशन। आप रोज 1 करोड़ वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन पे रिसर्च बढ़ाइए, वैक्सीन के नंबर बढ़ाइए, वैक्सीन का दायरा बढ़ाइए। कनाडा ने कल 12 साल से ऊपर के सारे बच्चों को वैक्सीन देने का प्रोग्राम बना लिया। अमेरिका में 18 साल से 16 साल से ऊपर लोगों को, बच्चों को वैक्सीन लग के स्कूल खुलने की तैयारी हो रही है। अमेरिका में 55 से 60% जनता को वैक्सीनेशन लग चुकी है और वो मास्क, आउटडोर में मास्क हटाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अभी भी अपना कमर कस लें तो हम थर्ड वेव को बचा सकते हैं। ये ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बिल्डिंग्स, ये आप कितने भी बना लीजिए, हो सकता है ये 4 लाख के लिए आज काफी हो जाए, पर जब 8 लाख केसेस आएंगे तब क्या करेंगे? तो हमारे को कर्व के पीछे नहीं रहना। वी आर ऑलवेज बिहाइंड द कर्व, वी आर चेजिंग द वायरस, वी हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द वायरस। तो आप तीसरी वेव की बात करें तो बहुत सिंपल तरीका, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। और आपका कवच जो है, करंट की तरह जो आपका कवच है वो मास्क है। 3500 वेरिएंट आ जाए, 6000 वेरिएंट आ जाए, क्या ये कोई वेरिएंट ऐसा है कि जो आपके N95 मास्क के डबल मास्क को चीर के अंदर जा रहा है? क्या इतना पावरफुल है कि वो उड़ के चेन्नई से लेके दिल्ली पहुंच जाए? देखिए सर, हेल्थ इंटेलिजेंस कम्युनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे को एक कोविड टास्क फोर्स जैसे अमेरिका में एंथनी फॉसी के निर्देशन में चलती है, साइंटिफिक होती है, जो डेटा पे बिलीव करती है, उसके अंतर्गत हमको चलाना चाहिए। हम 135 करोड़ की जनसंख्या को सेफ तब रख सकते हैं जब हमारे पास ट्रांसपेरेंटली डेटा होगा, हमारे पास डेटा पे एक्शन होगा, तभी हम ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव को बचा पाएंगे। देखिए, इस समय थर्ड वेव की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि थर्ड वेव कैसे ना आए। आज आप बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, मैं कह रहा हूँ थर्ड वेव नहीं आएगी। आप मास्क पहन के रखिए, आप वैक्सीनेशन करिए,
आप वैक्सीनेशन को मास वैक्सीनेशन करिए, 60% जनता को अगस्त तक वैक्सीन लगा दीजिए, अपने सारे रिसोर्सेज आज मरीजों की जान बचाने में लगाइए और साथ में वैक्सीनेशन पे लगाइए, तो लोग आज बच जाएंगे। यही लोग बच के तीसरी चौथी वेव को कभी फेस नहीं करेंगे, ये मान के चलिएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ट्रांसपेरेंसी है इसमें, एक फॉरवर्ड प्लानिंग है इसमें, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हेल्थ पैरामीटर डेटा विद इन इंडिया से और विदेशों से जो इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर निरंतर रूप से रिसर्च करके हम हिंदुस्तान स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाए, रादर देन अमेरिका, इटली और यूके से गाइडलाइंस के बारे में सोचे। वैक्सीनेशन बढ़ाइए, वैक्सीनेशन बढ़ाइए। आज देखिए अप्रैल के महीने में 25 लाख औसदा वैक्सीनेशन होता था, जो मई में पहले 6 दिन में घट के 17-18 लाख हो गया। ऐसा क्यों? सवाल सिंपल सा है, वैक्सीनेशन बढ़ा दीजिए ना, 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दीजिए। और इसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप नहीं समझ पा रहे, रिसर्च डेटा ये कह रहा है कि मॉडर्ना की वैक्सीन 6 महीने तक कामयाब होती है, या डेटा 6 महीने तक चल रहा है, तो क्या हमारी बूस्टर की डोज भी बनेगी? तो आप ये सोचिए, आपको वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन को कई गुना, मतलब एटलीस्ट 10 गुना रैंप अप करना पड़ेगा। आज आपके पास सिर्फ 9 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन लाइन है, आपको इसको बढ़ा के 30-40 करोड़ करनी पड़ेगी पर मंथ, तभी हम अपने देशवासियों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपेरेंटली आपको काम करना आवश्यक। वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार आप बना रहे हैं, और लगातार जितने एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सर, सबका यही कहना है कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। और इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर सरकार मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। वैक्सीनेशन जिस गति से होनी चाहिए थी, शुरुआत में तो हमने खूब प्रचार किया, वैक्सीनेशन शुरू की, लोगों ने लगवानी भी शुरू की, लेकिन उसके बाद अब जो स्थिति है, हर राज्य में वैक्सीन की कमी है, सब वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। हम दुनिया भर की मदद कर रहे थे सर, हमारे यहाँ चिराग तरह अंधेरा वाला हालत हो गई। हम क्यों नहीं तैयार थे, या हमारे एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे थे वो बात सरकारों के समझ में क्यों नहीं आई कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए, पहले अपने आप बाद में हम देखेंगे? देखिए, ये बताना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए कि बहुत जाने माने, बहुत नॉलेजेबल हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स थे हमारे नीति आयोग में, एक्स्ट्रा कमेटी में वगैरह, ये सब बहुत वेल रिकग्नाइज्ड और बहुत रिस्पेक्टेड पीपल है। तो पहले से जो आंकड़े उनके सामने थे कि पहले हमारा जो यार्डस्टिक क्या था, हमारे लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य यही था कि हम लोग जून जुलाई के अंदर 30 करोड़ को वैक्सीनेट करना चाहते थे। तो उसमें हमारा 60 करोड़ डोज का हमारा इंतजाम करना था। तो हम लोग क्या किए, जितना हम लोग ऑर्डर किए, हर कोई मिला के हम देखते थे वो मुश्किल से 24-25 तक आ रहा है। तो 60 करोड़ से हमारे तो आधी के ज़्यादा हमारा कोई इंतज़ाम, कोई व्यवस्था था नहीं। तो जब हम लोग अचानक सा इसमें रिएक्ट किए तो उसमें बहुत घबराहट हो गया, यहाँ से वहाँ से चिल्लाना विल्लाना, और इतना केओस हो गया कि हम लोग एकदम हमारे एंटायर जो वैक्सीनेशन का सप्लाई चेन है वो एकदम लगभग सा जैसा आके कहाँ पे रुक गया, कहाँ पे कोलैप्स कर गया। और एक बात, हर डॉक्टर्स कम्युनिटी, मीडिया, हर किसी ने मिलकर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का विनती है, जो आप लोग एक बात आखिर में बोले हैं कि 50% हम लेंगे और 50% प्राइवेट हॉस्पिटल लेगा, सेंटर लेगा, रिटेल लेगा, ये लेगा, तो भाई साहब ये कभी भी काम नहीं करेगा। हमारे सारे मैंने इन द वर्ल्ड कहाँ पर भी ऐसा काम नहीं होता कि हर कोई बैग हाथ लेके वैक्सीन खरीद में चले गए, ये होता नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सिस्टमैटिक सिस्टम करना है। आप देख लीजिए, कीमत जो भी हो, किसी में 100 रुपया भी मिलेगा, किसी का 500, किसी का 400, जो भी हो वो आप तय कीजिए। अरे भाई, पेट्रोल डीजल तो हम 30 रुपया का पेट्रोल 100 रुपया में ले रहे हैं ना, तो आप कीमत लगा लीजिए कौन कौन कोटा का वैक्सीन का क्या दाम होगा। लेकिन जो सेंट्रल जो सोर्सिंग करना, जो प्रोक्योरमेंट करना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। अभी भी हमारे पैंडेमिक एक्ट लागू है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा सिस्टम कीजिए जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबली हमारे वैक्सीन कोटा लेते हैं, और हर स्टेट हॉस्पिटल जहाँ पे भी हो, जैसा उनका मर्जी, हर हिसाब किताब लगा के उनको आप भाग बंटवारा वैसा हिसाब से कर लीजिए। ये पहली पॉइंट है। डॉक्टर भार्गव जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले हैं कि अभी हम लोग 9-10 करोड़, अभी जो हमारे कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए लास्ट नाइट
हमारा हमारा पिछले दिन जो खबर आई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो खबर है कि जो अमेरिका में अभी एग्री हुआ है कि वो इंटरनेशनल पेटेंट राइट्स जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, आईपी पेटेंट्स जो है वैक्सीन का ऊपर, वो रिलैक्स करने के लिए वो अभी तैयार है। अभी इसका पूरा फायदा हमको लेना है। अभी आप मिलो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर कोई मिलके, जो हमारे द मोस्ट पावरफुल ऑफ द कंट्री हैज़ टू गेट टुगेदर, आप सब मिलके, आप हमारे बाइडेन साहब से मिलके, हमारे मोदी जी वगैरह, जयशंकर जी सब मिलके बातचीत करो। ये पेटेंट वाला जो बात अमेरिका ने मुंह से निकली है कल, उसको आप एक फाइनल शेप दो। और हमारे इतने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो वैक्सीन करने का, मैन्युफैक्चर करने का उनका क्षमता है, इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, अगर ऐसा थोड़ा धीमे धीमे हम लोग वैक्सीनेट किए तो 2-2.5 साल लग जाएगा वैक्सीनेशन शुरू करने। तो अब तीसरा वेव क्या बोल रहे हैं, वो तो 30ठो वेव को सामना करना पड़ेगा। ऐसा तो चल नहीं सकता है। तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। अभी जो विदेश से भी हम लोग को कुछ मदद मिल रहा है, वो लोग भी, उनका बहुत टाइट लॉस थे वहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स का लॉ था, पेटेंट लॉ था, वो सारे रिलैक्सेशन कुछ दे रहा है। अभी हमारे एंटायर जो इंटरनेशनल गुडविल है उसको इस्तेमाल करके हमको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अभी से 2 से 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए हैं। डॉक्टर हरीश चाफले, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। भार्गव साहब जल्दी से अपना पॉइंट बोल दे, फिर मैं हरीश चाफले साहब के पास भी जाऊंगा। सर, वैक्सीनेशन एकमात्र रास्ता है, बाकी सब चीजें बेकार हैं। वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है। हम टारगेट 1 करोड़ का रखेंगे। जुलाई अगस्त तक 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, एक डोज या दूसरी डोज से, और सितंबर तक हम अपने सिस्टम को खोल पाएंगे। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। बट 1 करोड़ का टारगेट रोज का वैक्सीनेशन का अचीव करना है। तो आप ये मुहिम चलाइए। आप इतनी अच्छी चीजें मुहिम चलाते हैं एबीपी लाइव की तरफ से। वैक्सीनेशन, दिल मांगे 1 करोड़ वैक्सीनेशन देश में। बिल्कुल सर, और लगातार एबीपी न्यूज के जरिए हम दर्शकों को भी और साथ ही साथ सरकारों को भी वो तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे आपने बहुत अहम बात कही, और लगातार एबीपी न्यूज पर वैक्सीनेशन के लिए हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। डॉक्टर हरीश चाफले, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत अहम बात डॉक्टर सरकार ने भी कही, डॉक्टर भार्गव ने भी कही। इन सब के बीच अभी अगर वर्तमान की बात करें, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो है मरीजों का इलाज। कोविड फैसिलिटीज हमने बहुत सारी बनाई थी सर पहली लहर के दौरान, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ डिसमेंटल कर दिया गया, या हमें लगा, जिस तरह से अपनी बात की शुरुआत में डॉक्टर भार्गव ने कहा था कि फरवरी में ही हम मान गए थे कि कोरोना खत्म हो गया है, तो अब उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? क्या हम सोच नहीं पा रहे थे? क्या सब कुछ पता था खतरा कितना है, फिर भी ऐसा कर दिया? सो एक्चुअली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये पहले ख़त्म हुआ करके ऑलरेडी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, या कुछ सेंटर्स थे, उसको डेफिनेटली आप जो बात कह रहे हैं सच है। ये सेंटर्स को प्री मैच्योरली क्लोज किया गया क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे। हमको ऐसा लगा कि अभी ख़त्म हो गया है। वो जो सेंटर्स थे जहाँ पे प्री मैच्योरली क्लोज किया गया, उनको अगर कंटिन्यू करते थे तो शायद ये वेव में इनिशियल पार्ट में जो क्रंच था बेड्स का इनिशियली, तो उस टाइम पे इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते थे। सो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा बैकफुट पे गए, और उसके वजह से ये सेकेंड वेव में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े इनिशियली, उनको हैंडल करने में दिक्कत हुई है। बात आप बोल रहे हैं डॉक्टर भार्गव, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर। संकट दवाओं का, ऑक्सीजन का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या इलाज में भी कुछ दिक्कत आ रही है? क्योंकि अलग अलग तरीके से पेशेंट्स की जाने की खबरें आती हैं। कुछ लोग घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं, कुछ बहुत गंभीर हो जा रहे हैं। क्या दवाइयों को लेकर जो स्थिति संकट हो गया है या लोग परेशान हो रहे हैं, वो बड़ी वजह? देखिए, सबसे पहली बात, इस समय में पैनिक बहुत है। उसके अभाव में, क्लियर कट गाइडलाइंस के अभाव में, और उसकी अंडरस्टैंडिंग में मरीजों में और डॉक्टरों में, दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कब किसको स्टेरॉइड देनी है, कब रेमडेसिविर देनी है, कब प्लाज्मा देना है, इस पे आज तक भी क्लियर कट गाइडलाइंस ना डॉक्टरों के लिए हैं ना मरीजों के लिए हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे जहां डॉक्टर भी लिख रहे हैं जब जरूरत नहीं है, और कहीं पे मरीज अपने आप से ये दवाइयां ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि स्टेरॉइड पहले 5 दिन में लेना खतरनाक है, जानलेवा है। स्टेरॉइड का अब्यूज ना करें। स्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है,
जो 5वें 7वें 9वें दिन पे काम आती है, पर पहले 5 दिन में जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उसका फायदा नहीं होता। इसके लिए जरूरत थी एक टास्क फोर्स को क्लियर कट गाइडलाइंस की और लोकल लैंग्वेज में अपने लोगों को समझाने की। प्लाज्मा का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तकनीकी खामी की वजह से डॉक्टर भार्गव आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बहुत अहम बात आप उठा रहे थे। आप तीनों ही डॉक्टर्स जो हमारे साथ, तीनों डॉक्टर्स मौजूद हैं पैनल में, उन्होंने बहुत अहम सवाल उठाए हैं और इन सवालों पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, तो शायद इस तरह की स्थिति से हम बच पाए। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सरकार, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर चाफले, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।